बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था होम्योस्टेसिस का चैप्टर, जो कि दूसरा चैप्टर है क्लास 10 का। इससे पहले वाले पार्ट में हमने उसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ी थी और हमने ये पढ़ा था कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, मतलब इंसान के लिए या पौधों के लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। अब उन चैलेंजेस में से सबसे पहले ये था कि इंसानों की अगर मिसाल ली जाए तो उनको अपना टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह पानी का लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में एक्सक्रीशन, मतलब वो जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट उनकी बॉडी में बना है उनकी बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने सारा डिटेल में पढ़ा कि प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस किस तरह से होती है। उसमें हमने पढ़ा कि प्लांट के पास 3 बड़े चैलेंजेस हैं। एक ये कि उसने अपने अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करना है, और उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह दिन टाइम में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों चलती है, जबकि रात के टाइम सिर्फ रेस्पिरेशन होती है। तो प्लांट इससे किस तरह से डील करते हैं। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था कि प्लांट्स अपने अंदर पानी के लेवल को किस तरह से मेंटेन करते हैं, जिसमें हमने ट्रांसपायरेशन और ग्यूटेशन को पढ़ा। ग्रासेस में ग्यूटेशन का फिनोमेना पढ़ा था। लास्ट पे हमने पढ़ा कि कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल मेटाबॉलिक वेस्ट की फॉर्म में होते हैं पौधों के अंदर, किस तरह से उनको रिमूव किया जाता है। और हमने साथ साथ ये भी पढ़ा था कि जितना मेटाबॉलिक वेस्ट इंसानों के लिए तकलीफदेह या नुकसानदेह है, उतना ही पौधों के लिए नहीं है। अगर वो ना भी पत्ते झड़ें या ना भी वो मेटाबॉलिक वेस्ट निकले तो वो उसके लिए ज़्यादा नुकसान का बायस नहीं होता, लेकिन इंसान जो है वो इतनी देर तक वेस्ट अपनी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। अब स्टार्ट करते हैं कि प्लांट्स अपने अंदर जो है वो पानी का लेवल किस तरह से मेंटेन करते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन करना तकरीबन हर एक प्लांट के लिए सेम तरह की कंडीशन होती है, सेम इन्वायरमेंट होती है। आप कह लें कि दिन टाइम उनमें फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन चल रहा है, रात में सिर्फ रेस्पिरेशन है, तो तकरीबन सेम फिनोमेना होगा मेंटेन करने के लिए। मेटाबॉलिक वेस्ट हमने पढ़ लिया कि वो इतना नुकसानदेह नहीं है अगर ना भी निकले, लेकिन पानी की कमी की वजह से प्लांट की डेथ हो सकती है और पानी की ज़्यादती की वजह से भी प्लांट की डेथ हो सकती है। और ये कि पानी हर एक प्लांट को एक जितना अवेलेबल नहीं होता। जो पौधे सहरा में उगते हैं ऑब्वियसली उन्हें पानी की कमी होती है, वो किस तरह से सहरा के अंदर जिंदा रह पाते हैं और बढ़ते फूलते हैं, ये हमने पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा ये कि जो पौधे समंदर में होते हैं वो भी इतने नमकियात वाले पानी में जिंदा नहीं रह सकते। अब वो अपने अंदर का लेवल किस तरह से मेंटेन करते हैं। और ये कि जो फ्रेश वाटर के पास पौधे होते हैं वो किस तरह से अपने अंदर पानी की एडजस्टमेंट करते हैं, ये सब कुछ हमने डिटेल से पढ़ना है यहाँ पे। पानी और नमकियात की अवेलेबिलिटी को देखते हुए प्लांट्स को 3 मुख्तलिफ कंडीशन का सामना करना पड़ता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ पौधे सहराई इलाके में होते हैं, इसी तरह कुछ समंदर में होते हैं। तो इनके मुख्तलिफ नाम हैं, जो जिस जगह पे उगे हैं उनके उस तरह से नाम है। जो प्लांट्स खुश्की में उगते हैं उनको ज़ीरोफाइट्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं समंदर वाले पानी में उनको हेलोफाइट्स का नाम दिया जाता है। हेलो का वर्ड सॉल्ट के लिए यूज़ होता है। शायद आपको पता हो कि जब हम केमिस्ट्री में हेलोजेंस पढ़ते हैं ना, तो ये भी वो गैसेस होती हैं जो कि सॉल्ट फॉर्म करती हैं, जैसे NaCl, सोडियम फ्लोराइड वगैरह, क्लोराइड, फ्लोराइड, ये सब सॉल्ट फॉर्मिंग जो है वो एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनको हेलोजेंस का नाम दिया गया है, ठीक है। ये आपने थोड़ा याद रखना है। हेलो का वर्ड जो है वो नमकियात के लिए। तो हेलोफाइट्स वो वाले पौधे हैं जो नमकियात वाले पानी में उगते हैं, और वो कौन सा पानी है, समंदर का पानी। उसके अलावा हाइड्रोफाइट्स वो हैं जो फ्रेश वाटर में उगते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने पानी के साथ नमकियात का नाम लिया है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि पानी और नमक, ठीक है, इनका वो जो कहते हैं ना चोली दामन का साथ है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो ऑस्मोसिस को फॉलो करता है। ऑस्मोसिस क्या है कि जहाँ पे उसकी कमी है या जहाँ पे नमकियात ज़्यादा है, पानी ने उसी जगह पे जाना है, ठीक है। तो अब पानी ने यहाँ पे भी इस तरह से मेंटेन करना होता है प्लांट के अंदर कि जहाँ पे नमकियात ज़्यादा होंगे जिस पौधे के अंदर, वहाँ पे पानी रुका रहेगा उस नमकियात के पीछे। लेकिन ये कि जहाँ पे नमकियात की कमी होगी वो वहीं से बिल्कुल बाहर निकल जाएगा पौधे के जिस्म से। तो अब स्टार्ट करते हैं हाइड्रोफाइट्स के साथ। हाइड्रोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो पूरी तरह से या पार्शली, मतलब आधे जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। अब इन प्लांट्स को तो ऑब्वियसली कोई भी इतना मसला नहीं फेस करना पड़ता जिस तरह से उनको फेस करना पड़ता है जो सहरा में होते हैं या जो बहुत ज़्यादा समुद्र वाले पानी में पाए जाते हैं। इनके अंदर मैकेनिज्म होता है कि वो अपने अंदर से एक्स्ट्रा वाटर को निकाल देते हैं। और किस तरह से मैकेनिज्म होता है कि इनके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और बड़े पत्ते होने की वजह से इनके ऊपर स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जब स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा सारा पानी ट्रांसपरेशन के जरिए उनकी बॉडी से निकलता जाएगा। तो इस तरह वो जो फ्रेश वाटर हर वक्त उनकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडी से निकल जाएगा। और अगर मैं इस पौधे की मिसाल दूँ तो इनमें वाटर लिली आ जाते हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स की जो है वो एक एग्जाम्पल दिखाई गई जिसमें वाटर लिली है। वाटर लिली का आपने पौधा देखा होगा, अक्सर तालाब पे बना हुआ होता है, ठीक है। तो इस पौधे के बड़े बड़े पत्ते होते हैं और वो इसलिए होते हैं ताकि मैक्सिमम पानी इनकी सरफेस से इवेपोरेट कर जाए। दूसरे नंबर पे हमारे पास हैं ज़ीरोफाइट। ज़ीरो मतलब ड्राई और फाइट्स मतलब प्लांट।
वो प्लांट जो किसी खास किस्म के इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। ज़ीरोफाइट्स मतलब जो ड्राई इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। अब इससे पहले हमने हाइड्रोफाइट्स पढ़े थे, तो हाइड्रोफाइट्स तो आम पौधे होते हैं, उनको इतना मसला नहीं फेस करना पड़ता पानी के लेवल को मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर। और उसके लिए हमने एक मैकेनिज्म पढ़ा था कि वो अपने पत्तों को बहुत बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। उन पौधों के अंदर कुदरती तौर पे पत्ते बहुत बड़े होते हैं। ऑब्वियसली वो खुद तो कैपेसिटी नहीं होती किसी पौधे के अंदर, वरना तो हर प्लांट अपने पत्ते कभी बड़े कर ले कभी छोटे कर ले। अल्लाह ताला की तरफ से ही उनके पत्तों को बड़े बनाया जाता है और उनके अंदर स्टोमेटा की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा रखी जाती है, ठीक है। इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी इनके अंदर से निकल जाए, क्योंकि फ्रेश वाटर हर वक्त एंटर किए जा रहे हैं उनकी बॉडी में। लेकिन जो ज़ीरोफाइट्स हैं, आपने एक की जो है वो ख़ास किस्म की करैक्टरिस्टिक्स याद रख लेनी है, फिर दूसरों को उसी से रिलेट करना है, ठीक है। एक आपने याद रख लेना है कि पत्तों का साइज़ क्या होना चाहिए और पत्तों का नंबर क्या होना चाहिए। अब अगर हम ज़ीरोफाइट्स में आए ना, तो अगर मैं आपको मिसाल दूँ इसकी, तो मैं आपको कैक्टस के पौधे की मिसाल दे देती हूँ, क्योंकि वो सहरा में ग्रो करता है। अब सहरा में आप जानते हैं कि कितनी शदीद किस्म की गर्मी होती है और पानी वैसे ही अवेलेबल नहीं होता। वहाँ इंसानों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, तो पौधों को कहाँ से मिलेगा। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है कि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ पौधे जो हैं वो फल फूल लेते हैं एंड और इतने अर्से तक जिंदा भी रहते हैं वहाँ पर। अब उन पौधों की एक जिंदा मिसाल होती है कैक्टस। कैक्टस की अगर आप बॉडी देखें तो उसके पत्ते इंतहाई छोटे होते हैं, बल्कि अक्सर तो नज़र नहीं आते। कुछ खास किस्म के कैक्टस पे कोई पत्ता नज़र नहीं आ रहा होता। वो इतने कम पत्ते इसलिए पाए जाते हैं ताकि उनके अंदर से पानी कम से कम उड़ सके पत्तों की सतह से। और जो पत्ते होते हैं उनके अंदर भी स्टोमेटा की मिकदार बहुत कम होती है। अब आप ये पूछेंगे कि बजाय इसके कि स्टोमेटा की मिकदार को इतना कम किया जाए, ऐसे ही कर दें कि स्टोमेटा को रखें ही ना, लेकिन नहीं, आप जानते हैं कि स्टोमेटा का रखना ज़रूरी है, क्योंकि गैसेस का लेवल भी मेंटेन करना है उसके अंदर। ऑक्सीजन ने, कार्बन डाइऑक्साइड ने उसके स्टोमेटा के ज़रिए ही उसके अंदर एंटर होना है या बाहर निकलना है। तो स्टोमेटा की मिकदार बहुत कम कर दी जाती है। दूसरा ये कि ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं, मतलब जो सहराई इलाके में पौधे उगते हैं, उनकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत दूर तक ज़मीन में फैली हुई होती हैं, ताकि जहाँ से भी उन्हें कहीं से पानी मिले वो वहाँ से खींच लें और पौधे के अंदर उसको स्टोर कर लें। इन पौधों की जो शाखें होती हैं या इनकी जो जड़ें होती हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो पानी को ज़्यादा अरसे तक अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो सहराई जानवर होते हैं, जैसे आप जानते हैं कि जो ऊंट है वो इतने दिनों के लिए अपने अंदर पानी स्टोर कर लेता है, ठीक है। और इसी तरह कैक्टस भी जो है, इनकी भी जो रूट्स हैं या जो स्टेम है वो पानी को ज़्यादा सारा अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो सक कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको सकुलेंट ऑर्गन का भी नाम दिया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा भी जाता है। अब आप नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह से ज़ीरोफाइट्स में कैक्टस की डायग्राम शो की जाती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं हेलोफाइट्स। वो प्लांट्स जो हेलो मतलब सॉल्ट और फाइट्स पौधे, वो प्लांट्स जो सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब इसकी मिसाल वो पौधे हैं जो समंदर वाले पानी में रहते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं कि पानी जो है वो हमेशा ऑस्मोसिस को फॉलो करता है। और ऑस्मोसिस क्या है कि प्लांट्स के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर पानी जो है वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट से निकल के हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में चल जाए। अब ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक क्या है? हाइपो का मतलब होता है लोअर, हाइपर क्या मतलब क्या होता है? हाई, ठीक है। तो हाइपरटोनिक मतलब वो वाली इन्वायरमेंट जिसके अंदर सोल्यूट्स की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। सोल्यूट्स मतलब नमकियात वगैरह, ठीक है। और हाइपोटोनिक वो इन्वायरमेंट जिसके अंदर सोल्यूट्स की कंसनट्रेशन कम है। तो पानी हमेशा वहाँ जाएगा जहाँ पे इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होगी, मतलब जहाँ ज़्यादा नमकियात होगी। अब आप देखें कि एक पौधा जो समुद्र में उगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअली एक एक पौधे ने अपने अंदर का जो वाटर का लेवल है उसको मेंटेन करना है ना, समुद्र के मुकाबले में उसके अंदर तो ऑब्वियसली सॉल्ट्स का लेवल बहुत कम होगा ना। तो किस तरह तो वो बेचारा तनहा इतने बड़े समुद्र के अंदर सर्वाइव करता है और ग्रो भी करता है। तो इसके पीछे साइंस ये है कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपने वैक्यूल्स के अंदर नमकियात को बहुत ज़्यादा मिकदार में स्टोर कर लेते हैं। अब वैक्यूल्स क्या है? ये वैक्यूल्स आपने पढ़ा था 5-6 क्लास में, जब आपने प्लांट और एनिमल सेल का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर एक तो बाहर थिक सेल वॉल होती है और एक ये कि उनके पास दरमियान में एक बड़ा सा ऑर्गन होता है वैक्यूल, जिसकी वजह से आसपास वाले जितने भी राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया जो भी दूसरे न्यूक्लियस वगैरह दूसरे ऑर्गेनल्स हैं वो साइड पे मूव कर जाते हैं पेरिफेरी की तरफ, ठीक है। तो वैक्यूल का काम ये होता है कि उसने अपने अंदर फूड और वाटर की स्टोरेज करनी होती है। और आप ये भी जानते हैं कि इस किस्म के वैक्यूल्स जो हैं वो एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं जो सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए किसी फूड को या किसी भी इस तरह के वो मेटाबॉलिक वेस्ट को अपने अंदर स्टोर करते हैं। प्लांट्स के अंदर इस तरह के बड़े से वैक्यूल नहीं पाए जाते। इसी तरह आपने एक और डिफरेंस भी पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर एक थिक सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती बल्कि सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं मैं आपको इसलिए याद करा रही हूँ ताकि आप
यहाँ पे समझ सकें कि जो अल्लाह ताला ने इसके अंदर वैक्यूल इतना बड़ा बनाया है या जिसके भाई इतनी बड़ी थिक सेल वॉल बनाई है जो एनिमल सेल में नहीं बनाई, ये किस लिए बनाई है? क्योंकि आप जानते हैं कि पानी भी जो है वो सेल वॉल को क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि पानी हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में जाता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजर के, और वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन, जो एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी। लेकिन प्लांट सेल में एक बाहर उसकी प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल है। तो प्लांट्स के अंदर मैक्सिमम तरह से कोशिश की गई है कि जो प्लांट या तो वो किसी समंदर में ग्रो कर रहा है या वो सहरा में ग्रो कर रहा है, उसके अंदर से पानी का कम से कम लॉस हो सके। ठीक है, इसके लिए क्या है कि उन्होंने वैक्यूल्स के अंदर नमकियात बहुत ज़्यादा स्टोर कर लिए। अब जब पानी देखता है कि समंदर के मुकाबले में यहाँ पे नमकियात ज़्यादा है, तो वो इसी धोखे के अंदर उस पौधे के अंदर स्टे करता रहता है हर वक्त। ठीक है, एग्जाम्पल में आ जाती हैं सी ग्रासेस, मतलब वो ख़ास किस्म की घास जो समुद्र में पाई जाती है, जैसे आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट आ जाता है। इंडिविजुअली पूछा जा सकता है कि सकुलेंट ऑर्गन्स क्या हैं, जीरोफाइट्स क्या हैं, एग्जांपल दे दें, या इनके डिफरेंसेस नोट करने के लिए आ सकते हैं कि हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स में क्या डिफरेंस है। तो आपने याद रखना है कि एक तो आपने इनकी लीव्स को ज़रूर मेंशन करना है, रूट्स को ज़रूर मेंशन करना है, जीरोफाइट्स में इसी तरह थिक कवरिंग को मेंशन करना है। प्लांट्स के अंदर जो हेलोफाइट्स है उसके अंदर आपने वैक्यूल वाला पॉइंट ज़रूर याद रखना है। हाइड्रोफाइट्स का इतना मसला नहीं है, वो नॉर्मली अपने बड़े बड़े पत्तों से पानी का लेवल मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।